दिसंबर 2020 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर में देश की सबसे उत्कृष्ट फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की, तो तमाम दावे किए गए, यहां तक कि मुंबई से उन पर आक्रमण भी किया गया कि आप हमारी फिल्म सिटी को नहीं ले जा पाएंगे। और ऐसा लगने लगा कि योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का ग्लोबल टेंडर जब खुलेगा तो ये बहुत बेहतरीन फिल्म सिटी निकल कर आएगी। लेकिन 4 जुलाई 2022 को जब ये टेंडर खुला तो पता लगा कि सिर्फ गुलशन कुमार की टी सीरीज से जुड़ी एक कंपनी ने ही अपनी बिड वहां दायर की थी, जिसके बाद तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। और कल एक बार फिर यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों की तरफ से एक जानकारी आई कि अब इस टेंडर में कुछ चेंज किए जा रहे हैं, जिसमें 10,000 करोड़ से घटाकर इसको 7200 करोड़ किया गया है, जिसमें ये भी बताया गया कि जमीन की कीमत को एक्सक्लूड कर दिया गया। ये भी बताया गया कि इसमें अम्यूजमेंट पार्क और बाकी चीजें बनेंगी, लेकिन इसमें एक शर्त रहेगी कि जो भी इसकी कंसल्टिंग एजेंसी होगी या जो भी इसको बनाएगी उसको बाकी जो चीजें होंगी फिल्म सिटी के 50% निर्माण के बाद ही बनाने की अनुमति होगी। और इसके साथ जो 40 साल का उनका पीरियड था उसको 90 साल तक कर दिया गया। इसके साथ ही कई सवाल खड़े हो गए हैं कि 2 साल की मेहनत के बाद मामला जहां का तहां है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट धरातल पर आ भी पाएगा या नहीं। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज इस परिचर्चा में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी, वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा जी और नोएडा में विधायक का चुनाव लड़ चुके अन्नू खान जी। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत मैं देवेंद्र शर्मा जी से करूंगा। देवेंद्र शर्मा जी, जिस तरीके से ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उसके बाद किन्हीं भी कारणों से ये 2 साल से लटकता जा रहा है, दिसंबर 2020 से ऑलमोस्ट हम सितंबर तक आ गए हैं, तो लगभग इसे 2 साल मान लेना चाहिए। अगर 18 महीने भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि अधिकारियों की तैयारियां नहीं थी या अधिकारी बार बार रीवर्क कर रहे हैं, या अगर एक ही कंपनी आई तो उसको सिर्फ ये मान के कि ये नोएडा की कंपनी है इसको छोड़ दिया गया? देखिए सर, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तकनीकी कारण तो इसके पीछे कुछ है हम्म। जिसके कारण ये डिले हो रहा है। जी जी। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चले हुए हैं हाँ। जिनके साथ में सरकार की साख भी जुड़ी हुई है। जी ऐसी स्थिति में सरकार के सामने विकल्प होता है कि वो किस प्रोजेक्ट पर कितनी प्राथमिकता देते हैं। जी। यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत इस समय जो सबसे अधिक प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है वो है जेवर एयरपोर्ट। हम्म। और अगर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जेवर एयरपोर्ट को लेकर के सरकार को शुरुआती दौर में जब से इसका निर्माण की बात आई, आलोचनाओं का शिकार करना पड़ा, चाहे जमीन अधिग्रहण हो या तमाम तरह के मुद्दे रहे हों। हम्म। लेकिन कुल मिलाकर अंततः ये अपने मूल स्वरूप की तरफ बढ़ा है। हम्म। ऐसी स्थिति में जब सरकार के सामने प्रोजेक्ट की प्राथमिकता तय करने की बात है तो इस क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट पहली प्राथमिकता पर सरकारी दिखाई देता है। हम्म। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है उससे उनकी महत्वाकांक्षा तो प्रति हेलो, आपका अनम्यूट हो गया। थोड़ा को लगी थी। अभी यह नहीं दिखाई दे रहा है कि वह किसी भी तरीके से जेवर एयरपोर्ट के साथ किसी तरह का समझौता करने की स्थिति में है। ठीक है। यहाँ जी एक मैं मिनट सर, एक बात और कहना चाहूँ, एक बात कहना जी। चाहूंगा। 2024 का चुनाव है और जेवर एयरपोर्ट को लेकर जिस तरह से सरकार अपनी गंभीरता दिखा रही है उससे यह बात स्पष्ट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ में आसपास के राज्यों में कि जो चुनावी उड़ान होगी वो जेवर से जरूर सधेगी सर। ठीक है। इसलिए प्राथमिकता पर जेवर एयरपोर्ट है, न कि फिल्म सिटी। ठीक है। मैं राजेश बैरागी जी बुला रहा हूँ। राजेश जी, क्या ये इतना ही सही है जितना देवेंद्र जी बता रहे नहीं। देखिए, जब कोई नई अथॉरिटी वर्किंग में आती है हैं? जी। तो उसे इस्टेब्लिश होने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की परियोजनाओं की जरूरत होती है
जिनसे कि वो हाईलाइट हो, जी। लाइमलाइट में आ सके। जी। तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को स्थापित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए जी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए थे जी। जिनसे कि दूर तक धमक जाए। जी। तो इसलिए यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक हब और हेरिटेज सिटी, जी। ये 4 बड़े प्रोजेक्ट यमुना विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण जो है वो लेकर आया है। इन सब की धमक यहाँ से ज्यादा देश के दूसरे हिस्सों में सुनी जा रही है, जी। जहां 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 का क्षेत्र यहाँ से प्रभावित होने वाला है, जहां का क्षेत्र यहाँ से लाभान्वित होने वाला है। जी। फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट एन चुनाव से पहले लाया गया था। उसका एक वजह ये भी मानी गई थी कि इससे चुनाव में भी कुछ लाभ मिलेगा, कि सरकार इतने बड़े बड़े काम, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी आ रही है, यहाँ पर लोग ऐसी कल्पनाएं करने लगते हैं। आज मैं जब यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में बैठा था, तो मैंने एक अधिकारी से मजाक में कहा कि रात को तुम लोगों को ऐसे सपने आते होंगे कि फोर्ड टैक्सी में सफर कर रहे हैं, कभी तुम्हें आता होगा कि जेयर एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, कभी तुम्हें लगता होगा कि फलाने स्टार यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो वो हंसने लगा, बोला कि ये सपने जरूर पूरे होंगे। तो फिल्म सिटी का जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपके मैं कुछ क्षण लूंगा कि ये 10,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट संभावित रखा गया है, जिसमें 1,000 एकड़ की जमीन लगेगी। सेक्टर 21 में ली गई है। सेक्टर 21 में ली गई है, जिसमें रबुपुरा की जमीन सबसे अधिक है। जी। 1-2 गांव और भी आएंगे, लेकिन रबुपुरा की सबसे अधिक जमीन है। और मैं आपको बता दूं कि रबुपुरा में हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों की जमीन है। इसमें ये एक महत्वपूर्ण पहलू। जी जी, जमीन के अधिग्रहण पहले ही हो चुके हैं, ये भी एक सच्चाई है। नहीं, अभी भी हो रहा है। अच्छा। अभी भी चल रहा है। और अगर हो चुका है तो भी, तो चलिए, वो एक अलग विषय है कि जिसकी जमीन आएगी वो अधिग्रहण होगी ही, और उससे कौन लाभान्वित होता है ये एक अलग विषय है। तो इसमें 220 एकड़ में फैसिलिटी डेवलप होनी है, बिल्कुल। और 750 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित होगी। इनका जो आदर्श है वो एवी राजामौली की जो फिल्म सिटी है, वो इसमें रामाजी राव की है, सॉरी, रामोजी राव की जो फिल्म सिटी है वो इनका आदर्श है। लेकिन ये उससे बेहतर करना चाहते हैं। जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें सबसे अच्छी बात ये होगी, जो इस प्रोजेक्ट की मुझे एक अच्छी बात लगती है, यदि ये उस पर कायम रहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पता कुछ नहीं है कि करते करते कहाँ पहुंच जाएंगे, कि नोएडा अथॉरिटी ने जो फिल्म सिटी विकसित की यहाँ पर, उसमें विभिन्न कंपनियों को जिनका फिल्म निर्माण से या म्यूजिक एल्बम और दूसरे काम करने से मतलब था, उनको एक एक प्लॉट दे दिए। उन्होंने क्या किया, उन प्लॉटों को बैंकेट हॉल बना दिया, और आज तक वहां पर वो फिल्म सिटी के रूप में विकसित नहीं हो पाई। स्वर्गीय सुरेंद्र कपूर साहब, जो अनिल कपूर जी के पिताजी थे, उनसे साक्षात्कार के दौरान मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ 1 हफ्ते तक मैं पड़ा रहा फिल्म की शूटिंग करने के लिए नोएडा में, और यहाँ मुझे एक लकड़ी का हेलीकॉप्टर नहीं मिला शूटिंग करने के लिए। यहाँ साधन नहीं है। यहाँ वो बैंकेट हॉल में बदल गए, शादियां होती थी वहां पर। अब शायद वहां पर थोड़ा सा नहीं, अब वहाँ मीडिया चैनल चलते हैं, वहाँ मीडिया चैनल आ गए हैं, और दूसरी कॉर्पोरेट हाउसेस भी आ गए हैं। तो यहाँ की फिल्म सिटी केवल नाम मात्र की रह गई। उसे एक जगह का नाम फिल्म सिटी है, वहाँ फिल्म सिटी जैसा कुछ है नहीं। ये जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, यदि ये वास्तव में जैसा ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं, यदि ये मूर्त रूप लेगा, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विकास में भी और उत्तर प्रदेश के नाम में भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन अभी जिस प्रकार इसको लेकर उहापोह चल रही है,
मुझे ये पता चला कि पिछली बार टेंडर निकालने के लिए, ग्लोबल टेंडर निकालने के लिए 80 लाख रुपए खर्च हुए विज्ञापन पर जी और वो विज्ञापन का खर्च एक बैंक ने उठाया जी। क्योंकि बैंक को उसे फाइनेंस करना है। तो उसने वो खर्च उठा लिया। अब भी बैंक से ही बात चल रही है और वो बैंक ही अब भी फाइनेंस करेगा विज्ञापन का खर्च। तो अथॉरिटी अपना कुछ नहीं लगा रही है, वो केवल इसमें जमीन उपलब्ध करा रही है, बाकी सारा विकासकर्ता को पैसा लगाना है। और अथॉरिटी को ये लगता है कि कोई टी सीरीज और दूसरी कंपनी जो है उसके पास इतना पैसा नहीं है, ना इतने सोर्सेस हैं, इसलिए अथॉरिटी इस पर भी विचार कर रही है कि इसमें एक रियल एस्टेट कंपनी भी शामिल होगी। डेवलपर जो होगा उसके साथ एक रियल एस्टेट कंपनी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसीलिए जो आज की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि अगर फिल्म निर्माण कंपनी अपने साथ किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को जोड़ना चाहे जी तो उसको जोड़ सकती है। अब मैं आपकी इसी बात पर अनु खान जी को लाता हूँ। अनु खान जी, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 18 महीने चलो मान लेते हैं, 1.5 साल कह देते हैं, चलिए थोड़ा सा यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को भी जो है छूट दे देते हैं कि भाई साहब आपके ऊपर कम आरोप हैं। ये 1.5 साल से सिर्फ आंकड़ेबाजी हो रही है, हवाबाजी हो रही है कि फिल्म सिटी आ जाएगी। जैसे कि बैरागी जी ने कहा कि बेसिकली ये चुनाव से पहले एक भोकाल टाइट करने का था और उसमें ये लोग पूरी तरह सफल रहे। कि भाई देखिए, एक मिनट मैं सवाल करूं कि भाई हमने जो है, हम फिल्म सिटी ला रहे हैं, हम जेवर एयरपोर्ट ला रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम हेरिटेज सिटी ला रहे हैं और हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, और उसमें वो कामयाब रहे। लेकिन 2020 के बाद 22 का चुनाव हो गया और अब देवेंद्र जी कह रहे हैं 24 के चुनाव से पहले एयरपोर्ट रेडी करके देना है। 23 में तो सवारियां उतारेंगे। जी जी जी। तो ऐसे में क्या ये वाकई सच है कि फिल्म सिटी हाशिए पर है, ये सिर्फ नूरा कश्ती दिखाते रहेंगे और आगे जो है इसको टालते रहेंगे, ये 2024 तक भी इसका कुछ नहीं होना? नहीं देखो, देवेंद्र जी और राजेश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई और विस्तृत हाँ बारे में बताया है। हाँ इसमें ऐसा ऐसे कोई दो राय नहीं है कि जो जैसा आपने बोला भोकाल टाइप, भोकाल तो पूरा सेट है, हाँ बहुत अच्छी तरीके से सेट है। और ऐसा सेट है कि अथॉरिटी की तरफ से मजे किनके आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं प्रॉपर्टी डीलरों के, जो कॉलोनी काट रहे हैं उनके, इलीगल कॉलोनी जो काट रहे हैं, जो इलीगल कॉलोनी काट रहे हैं। रेट नहीं, इनके भी बढ़ रहे हैं, अथॉरिटी के जो रेट सेक्टरों है में है उनके वो भी भी बढ़ बढ़ रहे रहे हैं, हैं। है ना? तो ये भोकाल का असर है कि भाई जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी एकदम, पता नहीं लोगों ने क्या सोचा है कि पता नहीं यहाँ ऐसा इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, मुंबई से अच्छा शहर हो जाएगा। तो भाई प्लानिंग अच्छी है, लेकिन ये जमीनी स्तर पे उतर आए ना, अधिकारी सामर्थ्यवान नहीं है, तब तो समझ में आएगा। अभी हो क्या रहा है कि भाई पब्लिक जो पब्लिक लेना भी जाए प्रॉपर्टी वहां पर, जो आम इंसान है, तो उसकी पॉकेट से तो बाहर होती जा रही है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो ये भोकाल टाइप के मैं एक जो बात और मैसेज पूछना आते हैं। एक मिनट मैं ये और पूछना चाह रहा हूँ कि यमुना अथॉरिटी को ऑलमोस्ट 20 साल हो गए शायद, जहां तक मेरा अंदाजा है, मतलब 21 साल हो गए, 21 साल, जी जी 21 साल हो गए, मगर आज तक कोई आदमी यमुना अथॉरिटी, यमुना सिटी जाके जो है ये कह सकता है कि मैंने ये सेक्टर डेवलप देखा है? ऐसा आंसू आंसू जी, बहुत सारे ऐसे अधिकारी होंगे उनको एक नहीं पता होगा कि 23 सेक्टर कहाँ है और 20 सेक्टर कहाँ है। जी भाई कागजों में नक्शे में तो वहां देखते रहो, वो तो वहां जाते ही नहीं है, डेवलप क्या करेंगे वहां पर? मतलब तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत पुरानी अथॉरिटी है, अनुभवी अधिकारी भी है वहां पर, लेकिन जमीनी स्तर पर जाएंगे, वहां पर कुछ काम करेंगे तो वो काम दिखेगा। कागजों पे काम करके जमीनी स्तर पे उतार नहीं सकते ना आप। वहां आपको जाओगे, जी जी आपको मीटिंग करोगे। अनु भाई आपको ये नहीं लग रहा है कि जो हालात 2008-9 में नोएडा के अधिकारियों का था, जिन्होंने ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सारी जमीन बेच दी बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े प्लॉट करके, ये सोच के कि हमने कुछ नहीं करना है इसमें, जो करेगा रियल एस्टेट डेवलपर करेगा, और उसके बाद जो हालात आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म सिटी में बाद में यही हाल हो जाए कि 10 साल बाद पता लगे कि कुछ भी नहीं हुआ? आंसू जी, जो 2008 में अधिकारी नोएडा थे, वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट आ गए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में काम करते करते यमुना पहुंच गए, अब वहां जाके वो रिटायरमेंट पर आ जाएंगे। हाँ
तो वो काम क्या कर रहे हैं? तो भाई दो दो पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं ये आपसे इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ परिचित है ये तो, जी। है ना? जो जो काम होने चाहिए वो तो हो नहीं रहे हैं। हाँ फिर हाँ अभी अभी 2024 में चुनाव आ जाएगा। अब वो जी 24 में देखिए वो वोट की राजनीति हो जाएगी। बस ओके चुनाव में तो उनको वोट की राजनीति करनी है। बस तो करना क्या है, बस जनता को बस इसी में खुश है कि भाई यहाँ ये हो जाए। ठीक है। अब मैं इसी बात को राजेश जी दोबारा आपसे ला रहा हूँ। राजेश जी, जो मैंने सवाल किया जी और अन्नू भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो 2008 में नोएडा में थे वो आज की डेट में जो है यमुना में वाया ग्रेटर नोएडा होते हुए, तो क्या नहीं, ये वो सदा से यही है। हाँ, तो मतलब अब ये जो वो सदा से यही हैं। तो मैं ये जो बात वो समझना चाह रहा हूँ वो नोएडा से पहले भी यही थे। जी जी जी, मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई अधिकारियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो फिल्म सिटी जैसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट को संभाल पाए, जैसा कि आपने कहा कि उनके पास पैसा तो कोई नहीं है, जी लेकिन जब हम पब्लिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो जेवर एयरपोर्ट के लिए भी नियोल करके एक कंपनी बनाई जिसमें नोएडा प्राधिकरण ने भी पैसा दिया। यमुना में बन रहा है मगर उसमें पैसा नोएडा प्राधिकरण ने भी दिया है। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा ने भी दिया है। हाँ, तो इसलिए उसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो क्या वाकई फिल्म सिटी के लिए इन लोगों में तीनों अथॉरिटी का पैसा नहीं लग सकता अगर यमुना के पास पैसा ही नहीं है तो? क्योंकि ये कोई ऐसी कंपनी नहीं बना रहे कि जो नियोल की तरह फिल्म सिटी को मैनेज करेगी। इन्होंने कह दिया कि जो भी कंपनी आए, पहले 40 साल दे रहे थे, अब हम 90 साल दे देंगे, तुम बस कुछ कर दो यहाँ पे आके। इसीलिए मेरा सवाल है कि क्या ये योगी आदित्यनाथ का सपना पूरा भी कर पाएंगे, जो सपना फिल्म सिटी से ज्यादा यहाँ पर एटलीस्ट 1-1.5 लाख रोजगार फिल्म सिटी के जरिए उत्पन्न करने का है। नहीं, ये विचार तो शुरू से ही है जी कि यहाँ जो फिल्म सिटी विकसित होगी उसका विकास करता कोई और पब्लिक प्राइवेट हाँ पार्टनरशिप के तहत ही होगा, जिसमें जी प्राधिकरण अपनी जमीन देगा हाँ और प्राधिकरण उस पर आने वाले सारे लाभों में हिस्सेदार होगा। जी जो वहां से किराया और जो भी लाभ होंगे, रॉयल्टी है या जिस भी तरह के राजस्व की प्राप्ति होगी, उसमें प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण उसमें हिस्सेदार होगा। ये विचार तो शुरू से है। जी इसको मूर्त रूप लेने चूंकि बड़ी परियोजना है और ये परियोजना एक तरह से मुंबई के बरअकस यहाँ पर खड़ी की जानी है, तो उसके लिए विकासकर्ता का मिलना इतना आसान भी नहीं है। जहां तक अधिकारियों की योग्यता का सवाल है, तो देखिए, अधिकारियों की योग्यता दो स्तर पर निर्धारित की जा सकती है। एक तो उनके मन में कोई स्वयं का विचार, दूसरा यह है कि सरकार का उनको समर्थन कितना। तो यहाँ विचार के लेवल पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा कि विचार है कि नहीं, लेकिन सरकार का समर्थन पूरा है। 5 साल से इन्हीं को एक्सटेंशन मिला जा रहा 3 बार। हाँ, सरकार का समर्थन है। भाई, आप सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्हीं पर विश्वास करके उनको समय विस्तार दिया जा रहा है, सेवा में रखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार का उन पर कितना भरोसा है कि प्रदेश में कोई और अधिकारी उनको नहीं दिखाई दे रहा है सरकार को कि वो भी ऐसे अधिकारी जो पीसीएस से आईएएस मतलब प्रमोटेड हुए हैं, पीसीएस से आईएएस हुए हैं जी। और उनको विभिन्न प्राधिकरणों में काम करने का अनुभव तो है। हाँ। और जमीन संबंधी मामलों के वो बहुत बड़े जानकार भी हैं। ये भी एक बात है, रेवेन्यू राजस्व विभाग के वो अच्छे जानकार हैं। तो क्या सिर्फ जमीन अधिग्रहण तक ही उनका काम सीमित रखा जा रहा है? इस मामले में तो जमीन अधिग्रहण ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे देवेंद्र जी बुला रहा हूँ। देवेंद्र जी, ये जो सामर्थ्य क्या शब्द आया एक, जिसको हमने कल उर्दू और हिंदी की बहस के बाद ये समझा कि भाई काबिलियत और सामर्थ्य कहते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे नोएडा में फिल्म सिटी बनाते समय प्लॉट काट दिए गए, अब की बार अथॉरिटियों ने सोचा कि भाई ऐसा है, पिछली बार 25 प्लॉट काट दिए थे और हमने निर्माताओं पर ही कह दिया था कि तुम अपनी मर्जी से स्टूडियो बना लो, और उन्होंने 2-2 हजार एकड़ में जो है प्लॉट बना ली, अपना स्टूडियो बनाए जैसा उनसे बन सकता था। लेकिन अब की बार उन्होंने सोच रहा है कि भाई किसी एक को दे दे 220 एकड़,
जो आउटडोर भी बनाए, इंडोर भी बनाए, वीएफएक्स के लिए भी बनाए, बाकी काम भी कर दे, मगर एक ही आदमी कर दे। और उसके लिए नोएडा की टी सीरीज जैसी कंपनी उनके लिए इसलिए नाकाबिल है, सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे ये तो यही सेक्टर 16 में बैठता है। तो ये क्या अधिकारियों के पास विजन की कमी है? जैसा कि उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने की काबिलियत तो है, सामर्थ्य तो है, लेकिन वो अपना पैसा भी नहीं लगा रहे हैं उसमें। मतलब टेंडर करने के लिए भी बैंक पैसा लगा रहा है, और उनके पास कोई कमेटी भी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि जब 2020 में इसका प्रपोजल की बारी आई, तो यूनिवर्सल स्टूडियो के जो उनका ब्रोशर होता है उसके फोटो काट काट के लगा दिए कि ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये होगा, वो होगा। तो क्या ये सिर्फ विजन की कमी है? योगी जी जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं उन पे विजन ही नहीं है। देखिए सर, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो अभी आपने कहा कि एक अधिकारी का नाम लिया, क्या उनका काम जमीन अधिग्रहण तक ही सीमित है? सर ये बात मानिएगा, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए और वर्तमान में जमीन अधिग्रहण कर लेना समझिए प्रोजेक्ट की आधी सफलता डिपेंड है। क्योंकि इतिहास गवाह है, गौतम बुद्ध नगर नहीं, अब तो देश में भी जमीन अधिग्रहण कितना मतलब टेढ़ा काम हो गया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा सर कि यमुना प्राधिकरण के साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा रहा है। सपने तो बड़े बड़े ये लोग बना लेते हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य ये रहा है कि हर बड़ा प्रोजेक्ट इनका विवाद से घिर जाता है। चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, जेपी रेसिंग ट्रैक हो, या फिर वर्तमान का सरकार का अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट हो। हालांकि जेवर एयरपोर्ट अब मुझे नहीं लगता नहीं कि कोई विवाद है, छोटे मोटे होंगे वो, इतने बड़े इशू नहीं है। और एक स्थिति वह रही थी सर, जब यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण कर्ज के मकड़ जाल में बहुत ज्यादा फंस चुका था। ऐसे समय में यमुना एक्सप्रेसवे के सामने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट था जो उन्हें ऑक्सीजन देने की संभावना लग रही थी कि यदि वह प्रोजेक्ट चल जाएगा तो यमुना एक्सप्रेसवे अपने कर्ज से उतरेगी, और उसी की बराबर ब्रांडिंग कर रहे थे। क्योंकि लग रहा था कि यह प्रोजेक्ट बिके तो हमारे साइड के प्रोजेक्ट कुछ हवा पानी मिल पाए। वह था जेवर एयरपोर्ट। कर्ज से दबे यमुना प्राधिकरण के लिए सिर्फ और सिर्फ उम्मीद का एक किरण थी। ठीक है, यमुना जेवर एयरपोर्ट चल निकला है अपने मूल रूप में, जल्दी सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसको मिल जाए, लेकिन कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने भूत से सीख लेता है सर। तो यह बात यमुना प्राधिकरण के ऊपर भी लागू होती है। यमुना प्राधिकरण अभी तक कर्ज के जिस मकड़ जाल में फंस गया था, जिस दौर से गुजरा है, वो नहीं चाहेगा कि अब दोबारा किसी भी स्तर पर वह उस दौर में जाए। तो वह इसलिए जो अभी राजेश सर कह रहे हैं कि वो एक ग्लोबल टेंडर जारी करेंगे या कोई ग्लोबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई बड़ा मिल जाए जो जेवर एयरपोर्ट की तरह, नियोल कंपनी की तरह फिल्म सिटी को भी टेक ऑफ करे, उसको ले। और ये बात ठीक है, यमुना प्राधिकरण उसको जमीन दे दे, भैया ये जमीन है, आप पैसा लगाइए, कैसे करेंगे आप देखिए इसको। अब यमुना प्राधिकरण किसी भी स्थिति पर उस दौर पर जाने के लिए विचार नहीं करेगा जिससे बहुत मुश्किल से निकल के आए। मेरा सवाल ये है कि आपने जो बात कही, मैं सबसे एग्री हूं कि भाई साहब आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जब आप कोई भी ड्रीम देखते हैं, जैसा कि राजेश जी ने एक बात कही, उन्होंने भले ही इस बात को हाथ से में पूछा हो कि भाई आपको तो सपने भी पोर्ट टैक्सी के, एयरपोर्ट के और इसके आते होंगे, तो मैं बताऊं कि जब मैं कोई अपना कॉन्क्लेव करता हूं तो मुझे उससे पहले 15 दिन तक वो जो कॉन्क्लेव होता है ना, मेरे दिमाग में सेट हो जाता है इवेंट जो होता है, क्योंकि वो दिन रात मैं उसका सपना देखता हूं, तभी उसको कर पाऊंगा। जब मुझे ये पता होगा कि मैं हर आदमी के साथ ये बात करूंगा, इसके साथ ये होगा, मेरा इवेंट इतना भव्य होगा, यहाँ पर लाइट लगेगी, यहाँ ऐसा गेट होगा, तभी मैं उसको मूर्त रूप दे पाऊंगा। भले ही वो राजेश बैरागी जी ने सवाल मजाक में पूछा है, हास्य में पूछा है, लेकिन वो सच्चाई है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जब आप सिर्फ प्लॉटिंग कर रहे हैं, कॉलोनाइजर से ऊपर उठ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई हमने जमीन ले ली, अब तुम जो है गौड़ तुम आ जाओ, सुपरटेक तुम आ जाओ, आम्रपाली तुम आ जाओ और बेच दो ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जैसे तुम्हें बेचना है सर। तो ये जो मैं बार बार इसी पा रहा हूं कि नियोल में ये जो पोर्ट टैक्सी है ना, ये पोर्ट टैक्सी कल्पनाओं में जेवर से फिल्म सिटी से नोएडा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ये तब तक सब सिर्फ कागजों पर चलेंगे जब तक साइड के प्रोजेक्ट पूरी तरह से प्राधिकरण की नीति के अनुसार सेटअप नहीं हो जाते हैं।
ठीक है, मैं आपको इसी सवाल पे अनु खान जी बुला रहा हूँ। अनु जी, ये जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि फिल्म सिटी के लिए क्रिएटिव पार्ट मिसिंग है। मतलब हम फिर से वही ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो हुआ था कि भाई 4 बिल्डरों को, बड़े बड़ों को दे दिए जाएगा और वो उसको पार्ट में बेचते रहेंगे। अब भी अगर मैं जो आज का प्रपोजल था उसमें पढ़ूं कि भाई ऐसा है, अगर कंपनी अपने साथ किसी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को, किसी अम्यूजमेंट पार्क वालों को, सबको जोड़ के उनकी एक्चुअल में जो टेंडर के लिए आवश्यक शर्त होती है कि आपने ये सब किया हो, उनकी क्वालिफिकेशन को भी जोड़ के हमारे पास आ जाए, तो क्या ये किसी खास विदेशी कंपनी को लाभ पहुंचाने या उसी को देने के लिए सारे तक काम चल रहे हैं कि भाई 40 की जगह 90 कर दिया? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करना है, ये चाह रहे हैं कि बस कोई बाहर से आदमी आ जाए पैसा लेके और वो लेके और हुक कर दे। ऐसा है क्या कुछ? ये तो आशु जी विडंबना है बहुत बड़ी। और ये क्या है, मुख्यमंत्री साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको इनको खुद ही करना चाहिए, तो सारा करवाना और करना तो इन्हीं ने है, ठीक है। लेकिन ये अपना खुद बच रहे हैं। हालांकि आप जेवर में देखिए, ये 1000 प्लॉट निकालते हैं, 10,000 फॉर्म बिकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ कोई चीज आपकी बिक नहीं रही है, पैसा नहीं आ रहा है, लोग पैसा दे रहे हैं वहां पर। तो ये कहना गलत है कि आप भाई एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं फिल्म सिटी का और आप निकालेंगे उसको, कोई लेने नहीं आएगा। भाई आप डेवलप तो करो उसको, आप फॉर्म निकालोगे, वो भाई लोग लेने वाले बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि कोई थर्ड पार्टी आए, वो डेवलप करे, सब कुछ वही कर ले, बैंक अपना फॉर्म निकाले, उसके थ्रू बिके। लेकिन आप कुछ मत करो। तो आप सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर का रोल सिर्फ अदा करो आप। मतलब ये हो गया कि अथॉरिटी प्रॉपर्टी डीलर का रोल अदा करना चाह रही है, वो कुछ नहीं करना चाह रही है, वो सिर्फ अपना कमीशन बीच में ले लेगी, बाकी तुम लोग करो, तुम लोग जानो। जी, अब मैं राजेश जी को लग रहा हूँ। राजेश जी, क्या ये जब धनुष युद्ध हो रहा था तो जनक जी के मन से एक आह निकली कि क्या ये धरती वीरों से खाली है, क्या सीता का स्वयंवर हो नहीं पाएगा? ऐसे ही कुछ परिस्थिति बनती जा रही है कि इतनी बड़ी कंपनी जो 1000 एकड़ में 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बना सके, भारत में मिलेगी नहीं और विदेशी आएगी तो वो अपनी शर्तों पे आएगी। तो क्या ये धरती, मतलब हमने ये मान लिया है कि वाकई जब जब हम रामोजी सिटी बना सकते हैं भारत में रह के, वो तो सिर्फ एक आदमी का सपना था, उसमें कोई सरकार भी शामिल नहीं है, वो सिर्फ एक निर्माता का सपना था, टीम रामाराव का, और उन्होंने जो है रामोजी सिटी बना दी। तो क्या वाकई हम अपने लोगों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, या कहीं गैप है? मुख्यमंत्री जी जो चाह रहे हैं उनको वो अधिकारी मिल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा कि अवनीश अवस्थी जी के रिटायर होने के बाद उनके पास दूसरा आदमी ढूंढने में बड़ी परेशानी हुई। ऐसा ही मैंने अखिलेश यादव के समय देखा था, जब आलोक रंजन मुख्य सचिव से रिटायर हुए थे तो वो इतने उन पर डिपेंडेंट हो गए थे कि उन्होंने उनको अपना मुख्य सलाहकार बना लिया था। तो क्या वो योगी जी भी अब अधिकारियों की जो ये कमी महसूस कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक व्यक्तियों को भरोसे के लोग मिलना एक समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भरोसे के अधिकारी जो मेरे मनोभाव भी समझे और मेरे इशारे पर भी चलें, ऐसे अधिकारी होना एक चुनौती रहती है। तो उसमें जो अधिकारी उस खांचे में फिट हो जाता है, उसको सेवानिवृत्ति के बाद भी ना छोड़ना कोई गलत बात नहीं है। यदि अनुभवी अधिकारी है और राजनीतिक शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति का भरोसेमंद है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको 1976 में ले चलता हूँ। 1976 में जब नोएडा प्राधिकरण की स्थापना हुई, उस एक्ट में जो प्रावधान किए गए वो एक एकीकृत औद्योगिक शहर बसाने के का विचार था वो। और ये जगह चूंकि खादर की जगह थी जिसमें हर साल बाढ़ आकर दोनों नदियों का पानी एक हो जाता था, हिंडन और यमुना का। उस खराब जगह को, जो उपजाऊ भी नहीं था, लोगों के लिए रहने की भी समस्या थी, उस जगह को विकसित करके
और वहां पर उद्योग लगाकर और उद्योग में काम करने वाले मैनेजर, मालिक से लेकर श्रमिक तक, पियोन तक, मेड तक, उन सबको आवास सुविधा देना, उनके लिए दुकानों की व्यवस्था करना, उनके लिए सिनेमा हॉल बनाना, ये सब चीजें उस एकीकृत औद्योगिक शहर का सपना था। सन 24 साल तक नोएडा, लगभग 24 या 20 वर्ष तक नोएडा इसी नीति पर चलता रहा। इसलिए सेक्टर 10, सेक्टर 9, सेक्टर 8, 7, 6, 5, 4 इनमें छोटे छोटे भूखंडों पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराई गई। लेकिन 20 वर्ष बीतते बीतते नोएडा का ये सपना भंग हो गया, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने और कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने, जो तथाकथित उद्योगपति थे, उन्होंने मिलकर इसे प्रॉपर्टी का बाजार बना दिया नोएडा। और एक जरा सी 56 मीटर की फैक्ट्री लें, उस पर 10-10 फ्लैट लें अपने श्रमिकों के नाम से, और फिर रेजिडेंशियल प्लॉट लें, उन्हें बेचें, फैक्ट्री बंद करें, ताला लगाएं और घर जाएं। जबकि ये एंसिलरीज के लिए क्षेत्र था, जो फरीदाबाद और गुड़गांव की फैक्ट्रियों को छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे उनके उपयोग के सामान बनाकर उपलब्ध कराता। लेकिन 20 वर्ष बीतने के साथ ये सपना टूट गया और उन्होंने बड़े बड़े भूखंडों पर बड़ी बड़ी इकाइयां लगाना शुरू कर दिया। छोटे भूखंडों में जो पहले से उद्यमी काम कर रहे थे, जो वास्तव में काम कर रहे थे, उनके विकास के लिए कोई बात नहीं सोची गई। और 25 साल बीतते बीतते प्राधिकरणों के दिमाग में, यहाँ जो प्राधिकरण दोनों चले हैं, उनके दिमाग में ये आ गया, वो मायावती का कार्यकाल हो या फिर अखिलेश यादव का और मुलायम सिंह का, उनसे कुछ जो रियल एस्टेट के कारोबारी थे वो मिले और उन्होंने समझाया कि प्राधिकरणों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमको प्लॉट दे दो, हम उस पर अपने आप बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर देंगे, ना आपको प्लॉट निकालने की जरूरत है, ना किसी को कोटे में प्लॉट अलग से रखने की जरूरत है, हम इतने फ्लैट बनाएंगे। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें भारत में 2025 तक जितने फ्लैटों की आवश्यकता है, उससे लगभग 2 करोड़ फ्लैट एक्सेस हैं, देश में बन चुके हैं। जितने की आवश्यकता है उसका एक मानक है कि इतने जरूरत पड़ेगी, उसके मुकाबले 2 करोड़ फ्लैट एक्सेस बन चुके हैं। वो इतना खनिज जमीन से निकालकर कहीं और जमीन पर बोझ लाद दिया गया है, उसके लिए जो एमिनिटीज चाहिए उनके ऊपर कोई विचार नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ कि कैसे नगर नियोजक थे जिन्होंने सोचे बगैर कि पानी कहाँ से आएगा, हवा कहाँ से गुजरेगी, बारिश का पानी कहाँ से निस्तारित होगा और मल कहाँ से जाएगा, ये सब सोचे बगैर प्लॉट काट कर बेच दिए गए हैं। यमुना विकास प्राधिकरण भी उसका अगला पड़ाव है कि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट उस तरह के लगाए जाएंगे जिसमें कि अथॉरिटी को कुछ नहीं करना है, अथॉरिटी केवल एक मॉनिटर एजेंसी जैसी रह जाएगी। अधिकारियों को बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, पैसे का संग्रह करने की जरूरत नहीं है, अपने आप डेवलपर आएंगे, उनको आप जो है केवल सरकारी प्रोटेक्शन मुहैया कराएंगे और वो खूब कमाएंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें आपको रोकता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं, देखिए पहले क्या था कि आप इंडस्ट्रियां लगा रहे थे छोटी छोटी। जब से हमने 2014 से देश में एक नया माहौल देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में लाओ और उनको पूरी सिर्फ आप जमीन दे दो, उनको बताओ कि क्या चीज चाहिए वो सब दे दो और उद्योग लगाओ बड़ा। चाहे हमने सैमसंग को दिया हो, ओप्पो को दिया हो, लावा को दिया हो, तो ये एक आपका विजन तो इसने बड़ा किया, नो डाउट। मेरा जो सवाल है, जैसे है क्या, आपको रोककर मैं बता देना चाहता हूं कि ओप्पो, सैमसंग जैसी कंपनियों के अभी भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पार्ट विदेश से आयातित होकर यहाँ केवल असेंबल हो रहे हैं। जी। छोटी इंडस्ट्री का मतलब था कि वो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और वो उनके लिए पार्ट मुहैया कराएंगे। आप जो बात कर रहे हैं वो समाजवाद के नजरिए से कह रहे हैं और मैं जो बात कह रहा हूँ वो पूंजीवाद के नजरिए से कह रहा हूँ। ठीक है ना, आप में और मुझ में ये कलेश हमेशा रहेगा। ये जो मेरा जो सवाल है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि आप बड़े प्लॉट दे दोगे, आप बड़ी इंडस्ट्री लगाओगे तो मुझे कुछ दर्द है। मुझे कोई दर्द नहीं है। मैं चाहता हूं कि एप्पल आए, अभी जो है एक नई डील आ रही है कि सेमीकंडक्टर चिप लगा रहा है गुजरात में वेदांता। जी हाँ। तो
वो अच्छी चीज है, क्योंकि जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो बड़ा आपको वो लाना है, तो जब तक बड़ा इंडस्ट्री नहीं लगेगी आप नहीं कर पाओगे, खाली आंसर लिस्ट से नहीं बना पाएंगे। सवाल ये है कि जो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। आप किसी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्शन कंपनी को यहाँ पर कहेंगे कि आप एप्पल यहाँ पे आ जाओ, हम आपको जमीन देते हैं, आप बनाओ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है। लेकिन फिल्म सिटी में किसी भी एक कंपनी को सब कुछ सौंप देने का मतलब है कि यहां पर मोनोपोली किसी एक की हो जाना, जिस बात का विरोध हमेशा हम इवन इंटरनेट में करते हैं कि भाई खाली एक कंपनी को इंटरनेट बेचने की सुविधा ना हो। हम गूगल से कहते हैं कि तुम्हारी मोनोपोली नहीं चलने देंगे, हम ट्विटर से कहते हैं, हम यूट्यूब से कहते हैं कि तुम्हारे लिए हम कंप्यूटर लाएंगे। यहाँ क्या है कि हम खुद उसे 90 साल के लिए कह रहे हैं कि भाई आप आओ, और हम इसमें कहीं नहीं है, बस आप यहाँ आके कुछ कर दो। ये जो बेसिक, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या सामर्थ्य की कमी है हमारे पास, या हम सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। आपने मुझे रोक दिया जी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब चीजें दोनों तरफ बैलेंस होती हैं तभी अच्छी होती हैं। पूंजीवाद भी चाहिए, समाजवाद भी चाहिए, एंसिलरीज भी चाहिए, और बड़ी कंपनियां भी चाहिए। छोटी कंपनी पार्ट बनाकर बेचेंगी किसे? बड़ी कंपनी को। नहीं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, बड़ी कंपनी चाहिए, लेकिन छोटी कंपनियों का क्या हुआ? नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि फिल्म सिटी में सिर्फ बड़ा स्टूडियो नहीं चाहिए, बड़े स्टूडियो के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुंबई से अक्षय कुमार और दूसरे कई ये फिल्म निर्माता जो हैं, जिनके पास पैसे भी थे, उन्होंने प्राधिकरण को अप्रोच किया था। प्राधिकरण ने उनको हाईलाइट भी किया था जब वो आए थे कि आज अक्षय कुमार ने विजिट किया है, आज फलाने ने विजिट किया है। उनके पास पैसे भी थे, वो बनाना चाहते थे, उनको इन्होंने नहीं दिया। उनकी क्षमताएं इनकी नजर में कम रही हैं। यही मेरा सवाल है। ये ग्लोबल ढूंढ रहे हैं। नहीं, यही मेरा सवाल है कि ये बार बार फॉक्स स्टूडियो और यूनिवर्सल स्टूडियो के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब हमारे अक्षय कुमार से या टी सीरीज से या और दो चार नाम इसमें जोड़ लीजिए जो भी अगर उसके साथ आ रहे होंगे, इनसे कुछ ना हो पाएगा। बस एक बार चूंकि हमने आपका ही ब्रोशर का स्क्रीनशॉट लगा दिया था उसमें, आप उसे आके कर दो। अब वो जो बातें कह रहे हैं ये उनके अनुरूप टेंडर की शर्तें बना रहे हैं, उनको इनवाइट करना किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रोक। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई में रोड शो करते हैं जी, और टेंडर ग्लोबल करते हैं। मैं इसी बात पे देवेंद्र जी को ला रहा हूँ। देवेंद्र जी, क्या ये वाकई जो है विजन और दूरदृष्टि जो है, इनकी तो खैर नेक दृष्टि है राजेश जी की, इनके पास क्या अथॉरिटी के अधिकारियों के पास वाकई कुछ गड़बड़ है? देखिए सर, मैं यहाँ पर एक बात ये तो नहीं मानूंगा कि अधिकारी जो फिल्म सिटी को निर्माण के लिए अधिकृत किए गए हैं सरकार के द्वारा, वह परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है। वह यह भी जानते हैं कि भारत के अंदर ऐसे क्षमतावान लोग हैं जो पैसा लगा करके यहाँ फिल्म सिटी को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज दिखाई देती है, वो है एक रिस्क लेने का डर, रिस्क लेने की क्षमता का अभाव। रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, फिल्म का ही डायलॉग है वो तो सर फिल्मी डायलॉग है, लेकिन हकीकत में मैं बताऊं, प्राधिकरण ऐसा शायद नहीं चाह रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार के भी जो सलाहकार हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें सरकार को या शासन में बैठे उन लोगों को सुझाई है कि यदि यहाँ पर हम छोटे छोटे लोगों से 10 या अधिक लोगों को यहाँ निवेशक के रूप में लाएंगे और उनको यह काम सौंपेंगे, तो उनकी अलग अलग तरीकों से उनसे डील करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है प्राधिकरण को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हिस्सेदारी करनी पड़े। इससे बेहतर है कि जैसे आप जेवर एयरपोर्ट के लिए एक कंपनी पकड़ के लाए हैं, कोई एक ऐसी यूएस की, यूके की या कोई और विदेशी कंपनी आ जाए जो सिर्फ हमें सलाहकार करता के रूप में रहे और वह सारा काम वह अपना देखरेख में वो अपना संभाले सारा काम। जी। ओके, अब मैं इसको कंक्लूड करने के जो आपका आखिरी वो होता है उसमें आ गया हूँ। मैं अन्नू खान जी से शुरू करता हूँ। अन्नू जी, वाकई क्या सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ अभी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है,
यमुना के इतिहास, यमुना प्राधिकरण के इतिहास को देखते हुए चुनौती अभी प्राधिकरण के सामने है कि किसी भी तरीके से, ये मैं नहीं कहता हूं कि किसानों के स्तर पर या भूमि अधिग्रहण के स्तर पर, उनके सामने यह चुनौती भी है कि उनका हर बड़ा प्रोजेक्ट एक विवाद में फंसता रहा है। उनके सामने चुनौती है कि किस तरह सफलता पूर्वक बिना विवाद में डाले इस अपने प्रोजेक्ट को मुकाम तक पहुंचे। ओके, तो अनुज जी अब मैं इसको लास्ट उस पे ला रहा हूँ कि ये क्या वाकई जो है हम इसको करेंगे, क्या अथॉरिटी करेगी, कैसे, क्या ये हो पाएगा 2024? तो क्या मुझे लगता है 30 तक भी नहीं होगा ऐसे। नहीं देखो, होने को अगर मन में ठान लिया जाए तो क्या नहीं हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हमारे अंदर करने की क्षमता है और हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें लखनऊ से चलती हैं। अब कुछ जो अधिकारी हैं वो डरते हैं कि यार हमने कर दिया तो वो साफ गुस्सा हो जाएंगे। तो बहुत सारी जो मुझे लगता है कि अधिकारी वो चीज देख रहे हैं, इस चक्कर में नहीं हो पा रहा है। नहीं, अगर नहीं भाई, अपने भारत में क्या नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े भाई बिल्डर हैं, हाँ, डेवलपर हैं, सब चीज है। और पूरा फिल्म जगत है। अगर भाई उनको ही बोल दो, 4 लोगों को बड़े वहां से मुंबई से बुला के कि आप इसको डेवलप कर दो, 4 लोग यहाँ बैठ जाओ, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वो डेवलप कर देंगे। भाई छोटे छोटे प्लॉट हैं, आप उनको निकालो, भाई जो इंटरेस्टेड हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जब मुख्यमंत्री साहब ने अनाउंस किया था, उसके बाद तांता लग गया था लोगों का आने का कि भाई यहाँ पर जेवर में हम प्लॉट लेंगे, हम प्लॉट लेंगे, हम प्लॉट लेंगे। तो भाई अगर करना चाहो तो, देना चाहो तो, बहुत सारे लोग हैं जो ले सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि नहीं, कोई आएगा अलादीन का चिराग और विदेश से आएगा, वो उसको बिल्कुल वैसी दुनिया बना देगा, तो ये तो पता नहीं। अब 2024 भी गुजर जाएगा तब भी संभव नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं जो आज बात हम वहीं पहुंच रहे हैं। राजेश जी क्या लग रहा है कि मैं एक छोटा सा कमेंट जोड़ रहा हूं, क्योंकि जो सीईओ हैं उनको पता है कि एक्सटेंशन 1 ही साल का मिला हुआ है, तो वो ज्यादा जान फंसाना नहीं चाह रहे कि कहीं पता लगा इसके बाद मुकदमे झेलता रहूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो काफी अनुभवी अधिकारी हैं और जान फंसाने में कोई कमी नहीं है। लेकिन लेकिन ये एक ट्रेंड बन गया है कि हम शायद थोड़ा विदेशियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, विदेशी निवेश आकर्षित करने के, इससे थोड़ा सा लाइमलाइट में भी आते हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि आज ही यमुना प्राधिकरण के एक और अधिकारी ने मुझे कहा कि सरकारी हस्तक्षेप से यदि किसी बड़े प्रोजेक्ट का नाश देखना हो तो वो गौतम बुद्धा सर्किट है। बिल्कुल, जो दनकौर के सामने बना हुआ है, जेपी ने जो बनाया है, वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक प्रोजेक्ट था। उस पर 2 बार यहाँ रेसिंग भी हुई है, फॉर्मूला 1 हुई है। और वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज थी, बहुत बढ़िया चीज थी। हालांकि मैं उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि उसमें आम आदमी की सहभागिता बहुत कम है या ना के बराबर है। लेकिन अगर वो चलता यहाँ पे, तो आपके पास इंटरनेशनल जो है फेम यहाँ पर दिखाई देता हमेशा। हाँ, उसको केवल सरकारी हस्तक्षेप से खत्म कर दिया। सरकारी या राजनीतिक, दोनों चीजें हैं आज तो। दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। वो गवैये हैं और वो बजैये हैं। इतना ही हुआ तो सरकारी की गलती सही है। वो जो है उसको नष्ट कर दिया गया है, और वो एक यमुना विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का स्मारक है आज। कि इसे विफलता के तौर पर वहां पर चाहे तो सरकार अपना एक बोर्ड लगा सकती है कि हम यहाँ विफल हो गए हैं, हमने अपनी नीतियों से इसको नष्ट हो जाने दिया। जहां तक फिल्म सिटी का सवाल है, फिल्म सिटी बन जाए, बहुत अच्छा एक परियोजना रहेगी इस क्षेत्र के विकास के लिए। इसमें विदेशी निवेश आए, ये भी कोई बुरी बात नहीं है।
विदेशी कभी भागना चाहे तो फिल्म सिटी को तो उठा कर ले नहीं जाएगा, तो यहीं छोड़ जाएगा। जैसे ये डेवू भी एक भाग के बात। गया। हाँ, जैसे डेवू डेवू भाग भाग के कर गया। गया तो यहाँ पर वो अपना कबाड़ हाँ तो छोड़ ही गया है। हाँ देवू को भी नष्ट करने के पीछे हाँ बहुत कुछ सरकारी हाथ रहा है। हालांकि वो डेवू का मालिक वहां बैंकरप्ट भी हो गया था अपने देश में, हाँ हाँ, और उसकी भी नीतियां गलत रही होंगी। बहरहाल, उससे हम फिल्म सिटी पर ही वापस लौटे कि फिल्म सिटी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यमुना प्राधिकरण इसको कर पाता है अगर, और पीपीपी के तहत करना कोई नई बात नहीं रही अब कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी नहीं नहीं, प्रोजेक्ट को करें। पीपीपी पर परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि आप उसमें विदेशी क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं, विदेशी भी ढूंढ लो। जी अगर आपके पास लोग जी आ रहे हैं, लेकिन जी। एटलीस्ट अपना इन्वॉल्वमेंट तो रखो, नहीं तो नहीं, बाद में। इन्वॉल्वमेंट पूरा है। हाँ इन्वॉल्वमेंट जमीन के तौर पर प्राधिकरण का पूरा है, हाँ इक्विटी पूरी है उसकी। वो हाँ, उसके लाभ का भी हिस्सेदार रहेगा। 5 साल बाद, 6 साल बाद। 6 साल में तो बनकर तैयार भी नहीं होगी। हाँ 6 साल में वहां पर वो मेट्रो सर, हवाई जहाज से सवारी उतारने का सपना देखने वाली बात है। यही तो मेरा टाइम सवाल लगेगा, है सर। टाइम लगेगा, जी जी, यही तो मेरा सवाल टाइम है लगेगा। कि जो चीज 2022 के चुनाव के समय ये कही जा रही थी कि हम 23 तक इसमें यहाँ पर फिल्म निर्माण शुरू कर देंगे, अब ये बात हो रही है कि वो फिल्म 25 तक भी अगर निर्माण कुछ। फिल्म निर्माण तो यमुना एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी हो ही रहा है। वरुण हाँ, धवन की पिक्चर का भी नहीं वो नहीं नहीं, शूटिंग करके गया है। वो तो फिर उसी फिल्म को सिटी के उसी बिना को भी हो रहा निर्माण है। बोल रहे हैं कि देखो हो हाँ रहा है। हाँ वही वही देखिए, राजेश जी, वही निर्माण हो जाएगा भैया, देखो फिल्म बनने लगी यहाँ तो। हाँ, ऐसे ही होता ही है, नहीं नहीं, यही ऐसे होगा, होता ही यही है। होगा, जी जी। हाँ। वो जो है उसको मूर्त रूप लेने में समय लगेगा। हम्म, पूरी फिल्म सिटी बनने के लिए यमुना प्राधिकरण का अपना आकलन यह है कि 15 वर्ष लगेंगे, ये जो ये उनके सेक, अंदर की बात है। ये सेक्टर 16 एक ही जगह बस 21 बन जाएगा और कुछ नहीं होगा इसका मतलब। हाँ, और हाँ उसमें उसमें विभिन्न लोग हाँ, शामिल होंगे जब वो यहाँ आ जाएगा। जैसे अभी फिल्म इसमें सिटी नोएडा 16 में। इंटरनेशनल हाँ एयरपोर्ट में जी। टाटा शामिल हो गया है। हाँ हाँ। टाटा उसको बना रहा है, हम्म एज कंस्ट्रक्टर जो है वो हम्म उसको बना रहा है। हम्म इसी तरह से विदेशी कंपनी आएगी, वो एक डेवलपर के तौर पर होगी, लेकिन डेवलप तो वो विदेश से ना श्रमिक लाएगी ना और पार्टनर्स लाएगी, पार्टनर्स यहीं के होंगे। हाँ हाँ इसलिए इसको बिल्कुल, जहां तक सपने का सवाल है, हाँ। वो अभी बंद है नहीं। आंखों से खुली आंखों में बदलना बाकी है। जी, यही मेरा उसके सवाल था लिए साहब। उसके जी। लिए हाँ, कल शाम को 4:30 बजे लखनऊ में मीटिंग होनी है मुख्य सचिव की दुर्गा। अध्यक्षता में मीटिंग है। जी जी। चलिए सर, देवेंद्र शर्मा जी, क्या करें कंक्लूड इस पे? ऐसा लग रहा है कि ये तो बस गले में फंस गई अधिकारियों के कि मुख्यमंत्री का ड्रीम है, करना तो पड़ेगा ही पूरा। देखिए सर, मैं राजेश सर की बात को ही मैं यहाँ आगे बढ़ाऊंगा। कुल मिला के वर्तमान परिस्थिति में हर कदम उठा के देखा है प्राधिकरण ने, बहुत तरीके से को लगा के घाटे का सौदा ऐसा है। लग रहा है आज जो अब है प्राधिकरण की तरफ से मैंने एक नहीं नहीं वक्तव्य नहीं, डाल ली। प्राधिकरण नहीं, या नहीं नहीं सर, ऐसा भी नहीं नहीं, यहाँ पर स्थिति ये है मैं कि आज टाइम आज पर आपके नाम के साथ नीचे लिख दूंगा कि प्राधिकरण समर्थक प्रवक्ता। नहीं, प्रतिनिधि नहीं। देखिए सर, यहाँ पर प्राधिकरण की यही नीति है कि वह रिस्क के लिए किसी बाहरी को चुन ले और बाहरी आकर के वो हिस्सों में काम को भारत के डेवलपर्स नहीं, को पैसा अपने। भी तो चाहिए, जी जी, प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी चाहिए। देखिए सर, पैसा चाहिए, रिस्क उठाने की एक खतरा भी मोल लेना होता है, कई जी तरह की जी झंझट है। जी उन जी सब के जी। लिए एक विदेशी आ जाए, वो उस सब को अपने ले ले, और जैसे राजेश सर ने कहा है कि वो जिम्मेवारी ले ले, सब कुछ ले, और बाकी वो श्रमिक या डेवलपर वगैरह वो इंडिया के, जैसे टाटा इन्वॉल्व हो गया है जेरो एयरपोर्ट में। बाकी आप देखिएगा, अगर कोई बाहरी मिल जाता है तो फिर यहाँ धीरे 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 इंडियन ही इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें। बस यह रिस्क और झंझट उठाने की जिम्मेवारी बाहरी ले ले। अच्छा, अच्छा, तो हम शुरू जी से जी। हम ये समझते हैं और मानते भी हैं कि भाई हम्म, बाहर के जो विदेशी हैं, अंग्रेज हैं, उनके पास पैसा होता है। इसका मतलब हम लोगों ने मान लिया है हाँ हाँ कि जो बाहर की कंपनियां हैं हाँ हाँ, उनके पास पैसा है, अकल है, सामर्थ्य है, वही ये नहीं कर पाएंगे।
जबकि नहीं सर, ये तथ्यात्मक है, ये तथ्यात्मक है। आप देखिए विदेश से ही पूंजी निवेश के लिए विदेशियों को हम आकर्षित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हम ही लोग ये नहीं मनवा रहे हैं, जबकि यहाँ के बच्चे, इंडिया के बच्चे विदेश में जाके डॉक्टर, बड़े बड़े अच्छे नेता, सांसद, मंत्री वहां विदेशों में बन रहे हैं। और ये हमने मान लिया है। मुझे जहां तक लगता है आशु जी कि बस एक लोगों का ड्रीम जरूर पूरा हो रहा है वहां पर, जो प्रॉपर्टी डीलर वहां पे है ना, उनका जरूर ड्रीम पूरा हो रहा है। जो ये छोटे भैया जो प्लॉट काट रहे हैं, हाँ, वो कॉलोनी काट रहे हैं वो। और उस नहीं, बड़े खिलाड़ी भी हैं, बड़े खिलाड़ी भी हैं। अच्छा, बड़े खिलाड़ी भी हैं, बड़े खिलाड़ी भी सिटी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनके ब्रोशर आप देखिए, जी जी, सब चीज बन के तैयार है ब्रोशर में। और अभी उड़ने वाला है जहाज। बिल्डर और डीलर ये तो तभी से सक्रिय हो जाते हैं जिस दिन से एक हाइपोथेटिकल बड़े प्रोजेक्ट का नाम अनाउंस हो जाता है। नहीं, ये तो उसी दिन से चांदी करने लगते हैं। मैं ये मान रहा हूँ, उनकी ही चांदी है देवेंद्र जी, उनकी ही चांदी है। मतलब उन पे बुलडोजर जब चलेगा जब वो उनके प्रोजेक्ट बिक जाएंगे। हाँ, तो यार अब भाई आम आदमी के सपनों पर आघात होगा ना, तो कहेगा हमने तो मुख्यमंत्री साहब ने बोला था जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, फिर सिटी बन जाएगी। लेकिन सर अभी सिर्फ चर्चा कर लीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी प्राथमिकता पे है नहीं। अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट लाइन बगल में खींची हुई है, पहले उसको टाइम पे करके दे दे, कि उसकी उससे राजनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। ठीक है, राजेश जी कुछ कह रहे हैं। आपको जानकर ये हर्ष मिश्रित आश्चर्य होगा कि यमुना विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में 1,000 गज में कॉलोनी कट रही है। एक कॉलोनाइजर का मेरे पास फोन आया और मैंने उससे कहा कि तेरे पास कितनी जमीन है, मुझे उसका वो भेज। बोला जी 200 गज जमीन है मेरे पास। ठीक है, मतलब मुझे तो लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जो है विज्ञापन ना करने बैठ गए हो अभी। और प्राधिकरण कभी कभी बुलडोजर लेकर जाता है, कुछ ईंट बखेर कर आ जाता है। वो इनकी क्या है, दिखाने के दांत हैं हाथी के। कि मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में भी देखता हूँ कि आज हमने यहाँ पर इतने 1000 मीटर जमीन फ्री कराई, पता लगा कुछ नहीं होता, वो एक टीन टप्पर गिरा के आ जाते हैं। नहीं सर, जब ऐसा भी हो सकता है कि जब तक ये फिल्म सिटी प्रोजेक्ट शुरू हो उससे पहले पता चले कि इलीगल इंक्रोचमेंट उसी जमीन पर हो गया जिस पर ये फिल्म सिटी बननी है। वो अपने जमीन नहीं बचा पाते। सही कह रहे हो बिल्कुल। तो मैंने पिछले दिनों ये कहा था, जी, मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। मैंने पिछले दिनों ये कहा था कि प्राधिकरण जो ये अखबारों को खबरें प्रेषित करता है कि आज इतने करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई, प्राधिकरण को इस पर शर्म का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें करोड़ रुपए और लाख रुपए न बताकर उससे ये बताना चाहिए कि उसकी इतनी वर्ग मीटर जमीन पर उसकी मौजूदगी के बावजूद कब्जा कर लिया गया था, जिसे आज हटाया गया। बिल्कुल। तो मैं इस परिचर्चा को आज यहाँ विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो बातें हम कर रहे हैं कि 15 साल भी ये फिल्म सिटी नहीं बनेगी, क्योंकि सपना जिस मुख्यमंत्री का है उनके पास जो अभी टर्म है वो 2027 तक है। ऐसे में अगर फिल्म सिटी को लेकर भी सीरियस अधिकारी होना शुरू कर दें और उस पर ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट आप भले ही कहीं से लाएं मगर इसको टालें ना। 2 साल निकलने के बाद अगर आज हम वहीं खड़े हैं जहां 2 साल पहले खड़े थे, तो ये फिल्म सिटी वाकई योगी जी का सपना बन के रह जाएगी और बाद में फिर वही बात होगा, मेरा सुंदर सपना टूट गया। क्योंकि योगी जी के सपने के साथ इस प्रदेश के लगभग 2 लाख उन लोगों के सपने जुड़े हुए हैं जो समझ रहे हैं कि इस फिल्म सिटी के बनने से हमको रोजगार मिलेगा। आज इस परिचर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई परिचर्चा में नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।